चलिए पढ़ते हैं आज वर्क एनर्जी पावर। इसका चौथा सीरीज़ है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। हाँ बच्चे, एक बात ख्याल रखेंगे कि ये पढ़ने से पहले फ्रिक्शन का कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ लें। वो मैं लेक्चर डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। फ्रिक्शन क्लास 11th फ्रिक्शन बाय RK रॉय सर। तो वो पढ़ लें, तभी जाके ये समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे। मैं जो बोलूँगा एक भी वर्ड समझ नहीं आएगा। हाँ, वर्क तो समझ आ रहा होगा, वर्क सब समझता है, लेकिन आगे के बच्चे माने वर्क के आगे की बात बच्चे कोई नहीं समझ पाता। उस समझने के लिए आपको पहले काइनेमेटिक्स अच्छा समझना होगा, इसके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद फ्रिक्शन, उसके बाद ये समझना होगा, तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कम से कम अगर यदि मान एकाएक ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले जाकर फ्रिक्शन देख ले। 1-2 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, एक बात जान लीजिए, फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम अपन फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिस सरफेस पे बॉडी रखा रहता है उस सरफेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन टेंडेंसी होता है या कि आता है, हाँ, जनरेट होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सरफेस दोनों जब आपस में चिपकता है, जब रहता है तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है? दोस्ती, हाँ, बॉन्डिंग हो जाता है। हाँ, वो सब केमिस्ट्री की बात है कि क्या होता है वो सब। हाँ, लेकिन ये समझिए कि जब एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या हो जाता है? दोस्ती हो जाता है। तो नहीं चाहता है हम एक दूसरे से अलग हो। तभी जब मैं अपन फोर्स लगा के उसको चाहते हैं कि ना चल अलग करेंगे, तो वो क्या होता है? अपना फोर्स लगाता है। और वो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू होता है क्या? मैक्सिमम फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का होता है μ/n। हाँ, ये क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए? अप्लाइड बाय सरफेस। हाँ, n निकालना होगा नॉर्मल, ये सब आप वहाँ से सीखेंगे NLM से। तो ये बात कहानी हो गई, तो सिंपल है। तो क्या है, फोर्स हम मान लीजिए इधर लगाएंगे, जैसे फोर्स हम इधर लगाएंगे तब जाके क्या होगा, ये बॉडी इधर मूव करना चाहेगा। अगर मूव करेगा तो इधर, अदरवाइज नहीं, तब फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। हाँ, तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण भी वर्क होगा। मान लीजिए ये बॉडी खिसक के यहाँ से यहाँ आ गया, हम इसको खींच के यहाँ तक ला दिए। समझ गए? ला दिए, जहाँ से लिए वहीं से लीजिए, थोड़ा और खींच देते। हाँ, ये यहाँ ला दिया, वहाँ ला दिए, तो आपके कारण वर्क डन बाय यू क्या हो जाएगा? F जो फोर्स लगाए हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये इसलिए जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे या कि 12th में जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे जरूरत होता है। उसी में लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव में सब कंफ्यूज, इसलिए नहीं होता है। आपके द्वारा वर्क किया गया कितना? F/d। हाँ, ये वर्क डन बाय यू है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। सिंपल सा, क्योंकि ये चाहेगा जब इस दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। हाँ, ये मास m मान लीजिए, ये जानते हैं mg नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर होगा। तो देखिए Fs लगेगा इस साइड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस साइड। हाँ, अब फोर्स लग रहा है इस साइड, तो दोनों के बीच में क्या? 180 डिग्री के एंगल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? अब सिंपल है, आप फोर्स लगा रहे हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर, तो क्या होगा? आप बोलेंगे ना, अरे मेरा तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, बहुत गार्जियन बोलता है कि जैसे हम इस लड़का को बोलते हैं पढ़ने, ये थोड़ा और नहीं पढ़ता है। हाँ, तो यही यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये तो फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वैसे फार्मूला से भी देखिएगा, FD cos 180 क्या हो जाएगा? cos 180 का वैल्यू -1 आ जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन सिंपल है, आपको समझना है कि जिधर फोर्स लगाएं, वर्क मेरा क्या होता है? जिधर फोर्स लगाएं उस दिशा में, उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है। यदि हुआ है तो वर्क हुआ, नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। समझ गए?
तो लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट, इसी को माइनस कर देंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। हाँ, इसके कारण क्या होगा, माइनस एफ एस समझेंगे, म्यू इंटू एन होगा, म्यू ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन की जगह एम जी हो जाएगा। ये सब सिंपल आराम से समझा गया उसमें, एफ एस इंटू डी। समझ गए, एफ एस इंटू डी, ये क्या होगा, एफ एस इंटू डी, लेकिन नेगेटिव होगा। हाँ, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। तो वर्क डन बाई ये हुआ, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन एफ ये हुआ, ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू डी। सिंपल है फंडा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जनरली केस में जब फ्रिक्शन लग रहा हो जिस डायरेक्शन, उसके अपोजिट में यदि बॉडी मूव कर रहा है तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। और जनरली यही होता, सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होता है, मैं बता देता हूँ। आइए, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये एक बड़ा मास है, इस पर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिए। हाँ, जब छोटा सा ब्लॉक रख दिए इधर, तो देखिए इसको हम इधर फोर्स लगाएं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। यदि ये बॉडी मूव कर रहा है तो इसको मूव कराने वाला कौन है, ऐसा बंदा। हाँ, जैसे कहता है ना, आतंकवाद को कौन पनाह कर रहा है भीतर अंदर से, वहीं पर यहाँ ये आतंकवादी है, यहाँ फ्रिक्शन। हाँ, आतंकवादी भी सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, कोई न कोई अंदर से इसे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये मूव करेगा। यदि यहाँ पे इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो, यानी म्यू क्या हो, जीरो, फ्रिक्शन नहीं हो, तो क्या होगा, आप खींचेंगे यहीं पे बॉडी ब्लॉक गिर जाएगा। ये यहीं पर गिर जाएगा। समझे? तो इसका मतलब है कि इसको इधर ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे देखिए एक यही केस है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेस भी हो रहा है इधर। तो यहाँ पर केस में क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव एफ एस इंटू डी। ये सब निकालना सीख चुके हैं फ्रिक्शन में, आप देख लीजिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे। तो एक इस केस में होगा पॉजिटिव, लेकिन इस सरफेस पे देखिए फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में इस सरफेस पे नेगेटिव एफ एस इंटू डी। समझ गए? तो एक इस केस, यही एक ऐसा केस है जहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा। अदरवाइज 99% केस हर जगह मान लीजिए क्या होता है, नेगेटिव, वर्क डन फ्रिक्शन नेगेटिव। ओनली दीज केस वर्क डन फ्रिक्शन इज पॉजिटिव। ठीक, तो ये समझा दिए मैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ये समझा दिए कैसे होता है। हाँ, मैंने तो ये बड़ी आसानी से आपको बता के समझा दिया। हाँ, लेकिन आपको ये डी कहाँ से आया ये नहीं सोचे, क्योंकि आपको हमेशा डी हम तो दे दिए कि भाई यहाँ से यहाँ हम देखें आगे। हाँ, लेकिन आपको बोला गया कि चलिए भाई हम फ्रिक्शन ये लगाएं, फोर्स, बॉडी डिस्प्लेस हुआ, तो बताओ टी टाइम में कितना वर्क हुआ बाई फ्रिक्शन। टी टाइम अगर दे देगा तो क्या होगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, तो देखिए यही डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू तो इनिशियल में हमेशा जीरो रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, और एक जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह फोर्स लगा रहे हैं इधर। ठीक, एफ होता है ना, एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन एम टोटल, तो फोर्स लगा रहे हैं इधर और फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, एफ माइनस एफ एस अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो टी टाइम में दे देगा, तो आप यहाँ से डी निकाल लीजिएगा, उसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहाँ से अगर ये हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ एस इंटू एफ एस क्या हो गया, एफ एस इंटू डी। डी की जगह क्या हो जाएगा, हाफ, एक्सेलरेशन की जगह एफ माइनस एफ एस इंटू एम अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो हो गया, ये समझ गए, सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको इससे पहले
अच्छे से सब कुछ आना चाहिए, काइनेमेटिक्स भी आना चाहिए, फ्रिक्शन भी आना चाहिए अच्छे से, तभी जाके आप वर्क निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलेगा। आइए अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे जब इंक्लाइन प्लेन हो तब। देखिए ध्यान रखना है हमेशा, आपको सिर्फ एक ही मैं पहले ही बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स निकालने में, कि वर्क निकालने में हमेशा ध्यान देना है जिधर हम वर्क फोर्स लगा रहे हैं या जिधर मेरा जिसके कारण हम निकाल रहे हैं फोर्स, उधर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। यदि उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या उसके अपोजिट में हो रहा है तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अभी। ये थीटा समझ गया। चलिए एल लेंथ का इंक्लाइन प्लेन है, मान लिए एल लेंथ है भैया, सही है। इसे मान लीजिए देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, इसे h ही मान लीजिए। हाँ राइट एंगल है, वेज है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं m ब्लॉक है। यदि फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो कोई वर्क नहीं होगा, ये ब्लॉक यहीं से रह जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, ये ब्लॉक सी यहाँ आ जाएगा। बचपन में कभी ऐसे खिसके हैं कि नहीं, पार्क में जाइएगा रहता फिसलने के लिए, यहाँ बैठे हैं बच्चा लोग आता यहाँ के हो जाता है, या कि वाटर पार्क में भी होता है, जाइएगा। वाटर पार्क में भी होता है, जाइएगा मज़ा से आराम से। यहाँ पर क्या होता है, पानी बढ़ता रहता है, फ्रिक्शन कम किया जाता है, नहीं तो क्या हाल होगा तो समझ ही रहे हैं। पानी यहाँ बहता रहता है, यहाँ से लोग जाता है बैठता है, ऐसे आके फिर यहाँ पानी लगा रहता है, इसमें गिर जाता है। तो पढ़िएगा लिखिएगा तो रहता है। IIT मुंबई में क्या है, स्विमिंग पूल है, ध्यान रखिएगा। हाँ तो हर जगह सुविधा दिया जाता है। अगर आपको सिलेक्शन IIT NIT में होता है तो A to Z सुविधा दिया जाएगा। जो एंजॉय सोच रहे होंगे ना, वो एंजॉय आपको कॉलेज में दिया जाएगा। A to Z समझ जाइए, इस सारा में सब दिया जाएगा। हाँ तो आइए, लेकिन उस सपना पालने के लिए पहले ये समझना होगा, तभी वहाँ पर पहुँचेंगे। हाँ तो देखिए आप जानते हैं कि mg इधर नीचे लगता है ऑलवेज वर्टिकली, ये mg लगता है इधर। हाँ और इसके परपेंडिकुलर लगता है mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा इधर लगता है। ये इधर नॉर्मल लगता है। हाँ तो ये ब्लॉक अगर यहाँ से खिसक के आया है तो फिक्स है कि फ्रिक्शन इधर लगेगा। और क्या होगा वो फ्रिक्शन का वैल्यू Fs म्यू इंटू n का वैल्यू mg cos थीटा। mg cos थीटा। तो देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो गया, mg cos थीटा हो गया। लेंथ भी ये है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उल्टा, तो नेगेटिव mg cos थीटा इनटू लेंथ। हाँ और देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर उसके फार्मूला से भी निकालते हैं FD cos थीटा, तो फोर्स इंटू L cos 180, cos 180 क्या होगा माइनस, वो उसके लिए मैं दे दिया mg cos थीटा इंटू L हो गया। या इसको लिख सकते हैं माइनस mg इंटू L cos थीटा। हाँ तो देखिए थोड़ा सा सोचिए, L cos थीटा इसी का कंपोनेंट तो ये हो जाएगा कि नहीं। cos थीटा का वैल्यू आप लिखेंगे, cos थीटा पर क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस L, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा L cos थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू होगा ना यार, म्यू mg L cos थीटा की जगह x। और ये बड़ा सुंदर सा रिजल्ट है, एक मैजिक रिजल्ट है। इसे समझिए कि हमेशा इंक्लाइन प्लेन पे कहीं से कैसे भी आए, जो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसका वर्क होगा। ये म्यू mg तो हो गया हमेशा। हाँ और जितना हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस होगा वही क्या होगा,
हमेशा वर्क में होगा। तो इसके लिए मैं आइए और दिखा देते हैं एक दो। तो क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए सिंपल देखना कि हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको म्यू एम जी से कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा। जैसे देखिए हो गया, ये यहाँ से मान लीजिए x1, यहाँ से ये x2 और यहाँ से ये x3 हो गया ना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यहाँ से जो होगा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, वो होगा फ्रिक्शन के कारण वर्क। फ्रिक्शन क्या हो, फ्रिक्शन अगर कोई ब्लॉक यहाँ से मान लीजिए नहीं, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ आया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सिंपल हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट इनटू म्यू एम जी, यानी इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन।